के चैप्टर नंबर 2 की, जो कि आपका ज्योग्राफी होने वाला है, जो कि आपकी ज्योग्राफी होने वाला है लाइन बाय लाइन। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं, आरंभ हम प्रचंड करते हैं। तो सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी लोग। आपको बता देता हूं कहानी यहां से शुरू होती है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में, ठीक है, एक ना लेवा या लोक संगीत। अब यहां से हम शुरू करते हैं, हम यहां से शुरू करते हैं। ऊपर कहानी दी हुई, सब चीज पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, चीज पे ध्यान नहीं देना है। कहानी हम लोगों को यहीं से शुरू करनी है, कहानी हम लोगों को यहीं से शुरू करनी है, कहानी हम लोगों को यहीं से शुरू करनी है। चलिए इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीव, जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वृक्ष, बट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। मतलब कि ये बोलना है कि इस पृथ्वी जगत पे आप देखिएगा हम लोग जो है दोस्तों, बट वृक्ष हो गया, हाथी हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, करोड़ों जीवधारियों के साथ हम लोग इस पृथ्वी पे जीवन यापन करते हैं। उनके साथ में हम लोग रहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, लेकिन दूरी में रहते हैं, दूरी पे रहते हैं, साथ साथ में नहीं रहते हैं। ठीक है यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं, यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से, याद रख लीजिएगा, भरा हुआ है। बिल्कुल, इसमें जो है जीव जंतुओं की भी प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की भी प्रजातियां हैं, कई सारे मानव में भी अंतर देखने को मिलते हैं। अब देखो कई सारी जनजातियों, उनका पहनावा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग होता है। हम लोग मॉडर्न लोग हैं तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप देख लो जिस स्थान पे हम लोग रहते हैं वहां पे काफी ज्यादा जैव विविधता आपको देखने को मिलती है, काफी ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है, अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं वहां पे जीव जंतु हैं, मानव हैं, और इन दोनों के साथ हम लोग रहते हैं, इन दोनों के साथ हम लोग रहते हैं, और पृथ्वी पे काफी ज्यादा हमको विविधता देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो हमें अनाज पैदा करती है, मृदा जिसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, अनाज पैदा करते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बिल्कुल, अगर एक व्यक्ति को जीना है तो कम से कम वायु मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, और साथ ही साथ पीने के लिए पानी होना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवित रह सकता है, वरना इनमें से एक चीज भी मिसिंग हो जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा। सांस लेने के लिए अगर वायु नहीं रहेगी तब भी नहीं जी पाओगे, खाने के लिए खाना नहीं रहेगा तब भी नहीं जी पाओगे, और अगर मैं बात करता हूँ वायु, उसके साथ साथ आप देखोगे मृदा नहीं होगी जिसपे हम लोग खेती करते हैं तो तब भी मर जाओगे इतना, तो तब भी आप मर जाओगे, हम मर जाएंगे, याद रख लीजिएगा, हम मर जाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। सभी के सभी छात्र, जितने भी प्रिय छात्र देखे हैं, सभी के सभी लोग जिसके बिना जीवित नहीं रह सकते। पशु या पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनर्सृजन करते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं। अब जैसे कि मान लो जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, एक चीज याद रख लीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, ये पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उत्पाद है, प्राथमिक उत्पाद है, ये लिखा हुआ है, ये महत्वपूर्ण निभाते हैं। और क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद है जिन पर दूसरे सजीव जिन पर सभी जीव निर्भर करते हैं। अब जैसे कि मान लो हमको खेत से अनाज ना मिले, ठीक है, पेड़ पौधे से खाने के लिए जो है अगर मान लो हमको फल ना मिले तो क्या तुम जीवन जी पाओगे? नहीं ना। हम लोग परोक्ष रूप से जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम लोग परोक्ष रूप से किनके ऊपर? पेड़ पौधों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, पेड़ पौधों के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि नहीं? परोक्ष रूप से आप देखोगे तो पेड़ पौधों के ऊपर ही हम लोग क्या है, डिपेंडेंट दिखाई देते हैं। ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है, दोनों लोगों को पता है। वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार, कार्य और विभिन्न अंतर्धारियों के जटिल जाल द्वारा एक गुच्छी होती है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं बोला है, एकदम सही बात बोला है। और क्या बोला है इसमें बताइए, देखते हैं इस एनसीईआरटी के पहले पेज पे क्या बोला है। भारत में वनस्पति और प्राणी जात, यदि आप आसपास नजर दौड़ाते होंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी एवं पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे
कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो, जैसे कि मान लो कि सेब का पौधा जो होता है ठंडी जगह पे ही उगता है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो किसी, जिनका एक प्रॉपर स्थान, एक प्रॉपर क्लाइमेट होता है, वो केवल वहीं पे उगते हैं और कहीं पे वो नहीं उगते हैं, और कहीं पे वो नहीं उगते हैं या और कहीं पे वो नहीं उगते हैं। ठीक, तो यही चीज बता रहा है। आपने अपने आसपास नजर दौड़ाते होंगे तो पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे होते हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और कहीं देखने को नहीं मिलते, केवल आपके क्षेत्र में, आपके जैसा क्लाइमेट जहां पे होगा केवल वहीं पे देखने को मिलते हैं और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है। आइए वास्तव में, ठीक है, भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। यहां विश्व की सारी जैव उपजातियां और 8% जनसंख्या, 8% संख्या, सॉरी, विश्व की सारी उप प्रजातियों की 8% संख्या और लगभग 16 लाख पाई जाती है। 16 लाख 8% संख्या, और अगर टोटल अगर मैं बात करूं आंकड़ा कितना है दोस्तों, तो 16 लाख पाई जाती है। अभी ये खोजी जाने वाली उपजातियों में 2 या 2 गुना से इतना, उपजातियों से 2 या 3 गुना है, उपजातियों तो 2 या 3 गुना है। अब पहले ही भारत के में पाए जाने वाले वन्य जीव संसाधन के क्षेत्रफल के और कई किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों के आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विभिन्न वनस्पतियां और प्राणीजात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुत्थे बने हुए हैं, मतलब गुत्थे बने हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी को नमक बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है ना, नमक की कदर नहीं करता है। किसी को पानी बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो पानी की कदर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब जो चीज़ें कम मात्रा में उपलब्ध हो जाती है ना, पता चलता है इस जलवायु परिवर्तन का खतरा, अब ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी, लोग कदर करना शुरू कर देते हैं। लोग कदर करना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाती है ना, व्यक्ति उस चीज़ का क्या करता है, दुरुपयोग करता है। व्यक्ति उस चीज़ का क्या करता है मेरे भाई, दुरुपयोग करता है। करता है कि नहीं करता है, आप बताइए, करता है कि नहीं करता है? वही इसमें कहा गया है, कद्र नहीं करते। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशील के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों में भारी दबाव पड़ा है। अब जैसे कि पेट्रोलियम का खतरा है, तो कोयले का खतरा है कि ये सारी चीजें अगर समाप्त हो जाएंगी तो आखिर में जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी, जीवाश्म ईंधन का उपयोग किस तरीके से लोग कर पाएंगे, कैसे गाड़ी चलेगी। इसलिए लोग जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोजन बसेस, हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चला रहे, इलेक्ट्रिक ट्रेन चला रहे हैं, सोलर पैनल की ओर जा रहे हैं, ताकि इसकी निर्भरता को कम किया जा सके। इसका जो है हम लोग जो है क्या निकाल सके, समाधान निकाल सके, इसका विकल्प निकाल सकते हैं। वरना अगर मान लो पूरे पृथ्वी जगत पे सबसे ज्यादा अभी भी इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज से बनती है ना, तो वो कोयले से बनती है, याद रख लीजिएगा। इस पूरे पृथ्वी जगत पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर अभी भी किसी चीज से बनती है तो कोयले से ही बनती है। पेट्रोलियम का दोहन इतना लगातार हम लोग करते जा रहे हैं, इतना करते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि जल्दी वो खत्म हो जाएगा। और देखो कोई भी चीज खत्म नहीं होगा, उसके बनने की प्रक्रिया धीमी है, लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं उसको बनने में। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं उस चीज को बनने में, उस चीज को बनने में। आइए इसके ऊपर आते हैं। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। अपने क्षेत्र में मानव प्रकृति के समन्वयी संबंधों पर प्रबलित हानियों के बारे में पता लगाइए। भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, वन्य जीव और वन की तेजी से गति से ह्रास हो रहा है। इसका कारण है संरक्षण बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। बेसिकली हुआ क्या है ना दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या क्या करती है दोस्तों, संसाधन पे भी दबाव डालती है और जैव विविधता का भी नाश करती है। अब जहाँ पे हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, बढ़ती जनसंख्या वहाँ पे हरे भरे पेड़ काट करके वहाँ पे क्या है, स्थानीय निवास बना रही है। उस स्थानीय निवास बना रही है, उस जगह का इकोसिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, पूरी तरीके से पर्यावरण का नाश हो जा रहा है। अब हमारे बनारस सिटी में आप चले जाइएगा तो आपको 10 से 20 किलोमीटर के बीच में 1-2 पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। अब वो भी घाट किनारे 1-2 पेड़ देखने को मिलेंगे। इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। अब जैसे कि बनारस से अगर आप मुगल सराय आप जाइएगा तो पहले पूरा हरा भरा पेड़ हुआ करता था। 10 साल पहले पूरा एकदम जो है एकदम जाते थे तो एकदम पेड़ में लपालप आपको खाली पेड़ 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 दिखाई देता था। अब तो कुछ पेड़ है ये नहीं है, खाली आपको कंक्रीट वाली आपको सड़क दिखाई देखने को मिलेगी, कंक्रीट वाली सड़क दिखाई देखने को मिलेगी। और रख लिया तो जाहिर सी बात है गर्मी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी बढ़ेगी। अब जो कार्बन जो था, जो कार्बन को क्या करते थे पेड़ पौधे, क्या करते थे मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते थे, ऑक्सीजन बनाकर उसको छोड़ते थे। अब जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो जाहिर बात है भूमंडलीय तापन बढ़ेगा, भूमंडलीय तापन बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन होगा और मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। वही चीजें यहां पे बताई गई हैं। हमें वनों और वन्य जीवन के संरक्षण करना आवश्यक क्यों है,
ऑब्वियसली अगर मान लो जो कहते हो ना कि हम शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करोगे 2070 तक? अगर मान लो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या होता है, जैसे कि मान लो हमने 1000 टन जो है क्या किया दोस्तों, कार्बन का उत्सर्जन किया, हम इतना पेड़ पौधे लगा देंगे तो 1000 टन को ये पेड़ पौधे क्या करेंगे दोस्तों, O2 में बदल देंगे। तो ये क्या हो गया दोस्तों, जितना हम लोगों ने कार्बन का उत्सर्जन किया उतना ऑक्सीजन में पेड़ पौधों ने बदल दिया, उसी को शून्य कार्बन उत्सर्जन कहते हैं। अगर मान लो पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो कहां से तुम्हारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त होगा? आप खुद बताइए, हो पाएगा? सही से ईमानदारी से बताना, गलती मत करना, सही से ईमानदारी से बताना, हो पाएगा? पॉसिबल है? आप ही बताइएगा, आप ही बताइए, क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्या लगता है ये पॉसिबल है? याद रख लीजिएगा, ये पेड बैचेस है, याद रख लेना, ये पेड बैचेस है, डेमो के रूप में यूट्यूब पे करवा रहे हैं, डेली यूट्यूब पे नहीं मिलता है, याद रखना। और ये बैच के प्राइस हमने 99 रुपीज कर दिया है, पेड बैचेस में आप जाके इसको पढ़ सकते हो, इतना पढ़ सकते हो। वनस्पति पशुओं के जीन्स विविधता को संरक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों में पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने के पर निर्भर है। आइए हम लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। जबकि मास्टर ने बोला है कि अगर आपको, मैंने बोला है कि जाहिर सी बात हम एआई का इस्तेमाल करेंगे, मतलब करेंगे, याद रख लेना। अगर मैंने बोल दिया कि हम एआई का इस्तेमाल करेंगे, मतलब करेंगे, इतना करेंगे। अगर बोल दिया मैंने नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो चैप्टर का नाम है क्लास 10th और इतना चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं, एआई का भी इस्तेमाल करते हैं, एआई के इस्तेमाल के भी हम लोग पढ़ते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं जैव विविधता वाला देश, देखो अगर मैं बात करता हूं भारत में समृद्ध जैव विविधता वाला देश है, विश्व के भूभाग का भारत को कितना % रहने के योग्य भूमि मिला है? 2.4% भूमि मिला हुआ है, 2.4% भूमि मिला हुआ है। और विश्व की 8% उप प्रजातियां और 16 लाख प्रजातियां केवल भारत में पाई जाती हैं, ठीक है, केवल भारत में पाई जाती हैं। ये कितना बड़ी बात है, इतना कि कितना बढ़िया से 2 लाइन में पूरे के पूरे पेज को समाप्त कर दिया है, एक पैराग्राफ को 2 पेज में समाप्त कर दिया, मतलब 2 लाइन में समाप्त कर दिया गया है। भारत का जो क्षेत्रफल आप देखिएगा कितना है, 32 लाख। भारत का क्षेत्रफल अगर मैं बात करता हूँ, भारत का क्षेत्रफल याद लीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल अगर मैं बात करता हूँ, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है मेरे भाई? भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख। इतना भारत का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अब इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है और पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। उस 2.4% की 8% उप प्रजातियां केवल भारत में पाई जाती हैं और लगभग 16 लाख प्रजातियां केवल भारत में ही देखने को मिलती है, इसमें सब कुछ है, प्लांट है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, सब कुछ मिला करके बता रहा हूं, ठीक है। ओवरऑल सब कुछ मिला करके हम लोग बात कर रहे हैं, ओवरऑल सब कुछ मिला करके बातचीत कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, सब कुछ मिला करके बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ओवरऑल हम लोग सब कुछ मिला करके बातचीत कर रहे हैं, इतना ओवरऑल सब कुछ मिला करके हम लोग बातचीत कर रहे हैं, याद रखिएगा सभी छात्र। ठीक है जी, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग ईमानदारी से पढ़िएगा, सभी लोग। अब यहाँ पे क्या कहा है? इकोसिस्टम, जैसे गंगा का टावर की तरह। अब जैसे कि मान लो प्रत्येक जीव या छोटा जीव एक महत्वपूर्ण ब्लॉक है, प्रत्येक जीव छोटा या फिर बड़ा एक महत्वपूर्ण ब्लॉक है। एक प्रजाति के नष्ट होने से पूरा प्राकृतिक तंत्र जो है डगमगा जाता है, बिल्कुल डगमगा जाता है। अब जैसे कि मान लो बाघ ही खत्म हो जाए, ठीक है, बाघ ही खत्म हो जाए, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, अब कई लोग सोचते होंगे सर प्रजातियां क्या होती है? अब प्रजातियां में देखो, एक जाति के अंदर मिलने वाली जो कई सारी जो है उसमें जो आते हैं ना, जैसे कि मान लो लेब्राडॉग हो गया, बुलडॉग हो गया, वो सब क्या उसकी डॉग की प्रजातियां हैं, मतलब एक ही नस्ल में कई सारी प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं, याद रख लीजिएगा। तो एक प्रजाति के नष्ट होने पे पूरा इकोसिस्टम डगमगा जाता है, प्राकृतिक तंत्र पूरा तरीके से डगमगा जाता है, गड़बड़ा जाता है।
संरक्षण केवल बड़े जानवर को नहीं बल्कि जीवन के आधार हवा, पानी, मिट्टी को भी बचाना है। बिल्कुल इतना मैंने आपको पिछले चैप्टर में जब बताया था संसाधन के बारे में कि संसाधन की आवश्यकता क्यों है, संसाधन को सेव करने की आवश्यकता क्यों है, संसाधन का ह्रास क्यों हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें हमने पिछले चैप्टर में आपको कवर की हैं, पिछले चैप्टर में हमने आपको कवर की है। ठीक, आइए हम लोग आते हैं वापस से पेज पे आते हैं, एनसीईआरटी के पेज पे आते हैं। एनसीईआरटी के पहले पेज पे आके दूसरे पेज पे आते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए शांत घाटी में मुस्लिम नर्सरी आदिवासी चुनौतियां बांस का पौधा लगाते हुए। अब यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में सारी चीजें दी हुई हैं, इस पैराग्राफ में ये सारी चीजें दी गई हैं जो कि आपके एग्जाम के काम की हैं, जो कि आपके एग्जाम के काम की हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर, इस पेज से क्वेश्चन आपका बनेगा, इस पेज से आपका क्वेश्चन बनेगा, इस पेज से 100% आपका पेपर में क्वेश्चन बनेगा। ये देख लीजिएगा आप, आपका इस पेज से 100% आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक सेकंड रुक जाइए बस खाली। चलिए शुरू करते हैं। 1960 से 70 के दशक में 1960 के 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम को पुनर्जोर की मांग की और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 जो है लागू किया गया। याद रख लीजिएगा, भारतीय वन संरक्षण 1972, भारतीय अगर पूछे कि भारतीय यत्ना वन संरक्षण अधिनियम यत्ना भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, 1972 में लागू किया गया, 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास, संरक्षण और उनके प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के बचाव पर, शिकार पर प्रतिबंध और पर्यावरण आवासों पर कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि के पर प्रबल जोर दिया गया। अब जैसे कि आपको पता है एक सिंग वाला गेंडा जो होता है ना, उसका बहुत तरीके से क्या होता है दोस्तों, शिकार होता है। आपको पता होगा कि भारत में जो एक सिंग वाला जो गेंडा है, भारत में एक सिंग वाला गेंडा जो है, एक सिंग वाला जो गेंडा है, एक सिंग वाला जो है गेंडा है ना, इसका बहुत शिकार किया जाता है। ये कांजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। कांजीरंगा प्लस मानस नेशनल पार्क में आपको केवल ये देखने को मिलता है। इसका इससे मालूम है एक सिंग वाले गेंडे से क्या, उसके सिंग से क्या बनता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए उसका शिकार बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो उसके लिए भी प्रोजेक्ट जो है गेंडा लाया गया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, ठीक है, संरक्षण के लिए, ताकि उनको शिकार ना किया जा सके। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार ने कई राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव पशु विहार स्थापित किए गए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना है। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, हुंगल और 3 प्रकार के मगरमच्छ यत्ना, जैसे कि देखो जल मगरमच्छ, लवणीय जल और मगरमच्छ और घड़ियाल जो है, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इनके संरक्षण पर जोर दिया गया। इतना ज़्यादा इनका शिकार होता था, शिकार होते एक स्थिति ऐसी आ गई थी इनकी संख्या ही खत्म होने के कगार पे होगी। जैसे हमारे भारत से चीता खत्म हो चुका है, ठीक है, आपको पता है हमारे भारत से चीता खत्म हो चुका है, ठीक है, चीता खत्म हो चुका था। तो अभी हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाना शुरू किए, ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप से चीते लाना शुरू किया और इसको पुनः निर्वात करने की कोशिश की जाने लगी कि उसको क्या करेंगे, फिर से हम अपने भारत में बचाएंगे, और सेफ रखेंगे उसको, ठीक। फिर से कुछ समय पहले ही हाथी, काला हिरण, चिंकारा और भारतीय गोल्डन बस्टर्ड, हिम तेंदुआ आदि के शिकार पर व्यापार और संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानून संरक्षण दिया गया। अब जैसे कि मान लो आपको पता है 1992 में क्या आता है दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है। इसमें हाथियों के संरक्षण की बातचीत की जाती है। 1973 में आप देखिएगा क्या आता है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है, जिसमें टाइगर के संरक्षण की बातचीत की जाती है। देख लो ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है, जिसमें टाइगर के संरक्षण की बातचीत की जाती है। और फिर धीरे करके इनकी आबादी को बढ़ाने के ऊपर भी जोर दिया जाता है, धीरे करके इनकी आबादी को बढ़ाने के ऊपर भी जोर दिया जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 हम लोग कवर कर रहे हैं। इस बैच की प्राइस 99 रुपीज है, इस बैच की प्राइस 99 रुपीज से है, जो कि आपको ज्योग्राफी का बैच हमारे द एजुकेशन वे के ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपको क्लासेस देखने के बाद लगता है कि वाकई में आपके काम की क्लासेस हैं, आपके लेवल की क्लासेस है, तब पढ़िएगा, तब आप बैचेस को लीजिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक। चलो
तो वन्य जीव संरचना, टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने क्या किया दोस्तों, अधिकारियों ने पाया कि 20वीं सदी शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घट करके 55,000 से घट के 1827 हो गई है। बाघों को मारकर उनका व्यापार, चोरी करना, आवासीय स्थल सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या को कम होना। अब देखो हो क्या रहा था ना कि बाघों का भी शिकार होता, मार मार के इतना सब खत्म कर दिए। देखो यहाँ पे देखो कितना अंतर दिखा रहा है कि 20वीं सदी से 21वीं सदी के दौरान आते आते इनकी आबादी 55,000 से घट करके कितनी होगी, मात्र 1827 हो गई, 1827 हो गई, जो कि काफी ज्यादा गंभीर चिंता को दर्शाता है, काफी ज्यादा गंभीर चिंता को दर्शाता है। सोचो कितनी ज्यादा शिकार किया होगा कि इतना घट करके इतने, इसीलिए जो 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया जाता है, आइए इस पे आते हैं, एआई पे आते हैं। संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया, संरक्षण क्यों करना चाहिए। पारंपरिक बीज, आनुवांशिक विविधता, बीमारियों से लड़ने और प्राकृतिक क्षमता के लिए, संरक्षित कृषि व खाद्य सुरक्षा, अम्लीय जैव विविधता, मछली पालन, करोड़ों लोगों का क्या है भरण पोषण होता है, अब यहाँ पे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 1960 से 70 के दशक में क्या हुआ दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण की मांग उठी और धीरे धीरे करके लोगों ने इसमें काम करना शुरू किया, जिसमें सभी जो जानवर जिनका शिकार होता उनको क्या करने के लिए, रोकने के लिए एक अधिनियम आता है जिसका नाम है भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। ये पूछा जाता है कभी कभी कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है, तो 1972 में आता है, 1972 में आता है, 1972 में आता है, ठीक है, 1972 में आता है। अरे भाई शिवाजी, हम सब पढ़ाते हैं, ठीक है, आप पढ़ने पे फोकस करिए ना, काहे बकवास कर रहे हैं, पढ़ने पे ज्यादा फोकस करिए, उसको ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। अब जैसे कि मान लो प्रोजेक्ट टाइगर, अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ऐतिहासिक कदम, अब देखिएगा आपको पता होगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तराखंड में पाया जाता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव का मटेरियल है याद रखना। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, असम में पाया जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। अब पेरियार टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पे, पेरियार नेशनल पार्क आपको कहाँ पे दोस्तों, केरल में पाया जाता है। और याद रख लीजिएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पे, ये आपको राजस्थान में पाया जाता है, अब देखो 20वीं सदी से लेके 21वीं सदी के दौरान 55,000 से जो है टाइगर की आबादी घट करके कितना कर दिया गया दोस्तों, 1827 बच गए। इसीलिए 1973 में क्या किया गया दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, ताकि इनको बचाया जा सके, ताकि इनका पूरी तरीके से शिकार करते करते इसको खत्म ना कर दे, बस इसी के लिए इसको शुरू किया गया था, बस इतना याद रखिएगा, ठीक। आइए पेज पे आते हैं हम लोग चलो। ये मैंने ऑलरेडी बता दिए, ये सारे नेशनल पार्क जो थे मैंने वो सब ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है। चलो, आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है और संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 से 86 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, मृगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों के भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में शामिल की गई। अच्छी बात है। वन्य जीव याद रखना, वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार वितरण। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहे तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार में क्षेत्र में है, या फिर वन विभाग अथवा अन्य विभागों के, याद रखना, अन्य विभागों के, ठीक है। आइए इसमें जो काम की चीजें हैं उनको तो हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें संरक्षण के बारे में बातचीत की गई, अच्छा,
अब यहाँ से मेन कहानी आपकी शुरू हुई, याद रखना यहाँ से कि मध्य प्रदेश, याद रखना लिखते हुए चलिएगा, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है, 75% है। अगर मैं बात करता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं वन का प्रतिशत, हमारे पूरे भारत में 33% से ज़्यादा होना चाहिए। हमारे पूरे भारत में कितना दोस्तों, 33% से ज़्यादा, हमारे पूरे भारत में 33% से ज़्यादा वन होना चाहिए, 33% से ज़्यादा वन होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे केवल मध्य प्रदेश में ही देखोगे तो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% एरिया पे केवल आपको क्या देखने को मिलेगा, वन देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वन में का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का हिस्सा है। ठीक है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों का रक्षित क्षेत्र एक चढ़ा अनुपात है, एक चढ़ा अनुपात है। और सभी राज्यों में अगर मैं बात करता हूँ प्रतिशत वाइज सर्वाधिक अगर वन कहीं पाए जाते हैं तो प्रतिशत वाइज सर्वाधिक वन, अगर मैं बात करता हूँ प्रतिशत वाइज मिजोरम में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, प्रतिशत वाइज मिजोरम में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार अगर मैं बात करूँ, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। आइए इस पे आते हैं, आइए इस पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए संरक्षण के वैचारिक क्रांति। अब देखो हुआ क्या दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ जब खाद्य श्रृंखला की जब खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो बाघ क्या करता है, हिरन को खाता है। ठीक है, हिरन किसको, पेड़ को खाता है। ठीक है, और अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बाघ किसको खाता है, हिरन को खाता है, हिरन किसको, पेड़ को खाता है। अब जब ये अगर मान लो मिट्टी में कीट जो है, अब जैसे कि मान लो कोई भी जीव जंतु मर जाता है, कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो जीव जंतु को मिला करके मिट्टी में मिलाने का काम कौन करते हैं, तो डिकम्पोजर्स करते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी चील हो, गिद्ध हो, या फिर कोई जीव मानव हो, कोई चाहे जीव जंतु, उन सभी जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसके सड़े गले जीव जंतु को मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं, डिकम्पोजर्स करते हैं, याद रख लेना। ठीक, चलिए ठीक है, डिकम्पोजर्स कहते हैं। सड़े गले जीव जंतुओं को मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, 1972 में आप देखोगे 1980 से 86 में पहली बार सैकड़ों तितली, पतंगों, मृगों और ड्रैगन फ्लाई को संरक्षित सूची में डाला गया। ये बात सही है। 1991 में संशोधन में 6 पौधों की प्रजातियों को भी इस कानून में जोड़ा गया। 1972 में क्या आया दोस्तों, कौन सा अधिनियम आया, ठीक है, कौन सा अधिनियम आया आप बताइए कमेंट करते हुए, कौन सा अधिनियम आया, आप कमेंट करते हुए आंसर बताइए। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। आइए इस पे आते हैं। इस चैप्टर में जितना है ना काम का उतना हम लोग कवर कर रहे हैं, उस चैप्टर को में जितना भी काम का है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आपको हम टीआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग ओरिजिनल पे बुक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर इसके ऊपर एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। चिंता ना करेंगे, एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, चिंता बिल्कुल ही ना करिएगा। हम लोग इसके ऊपर एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। पूजा जी एकदम सही बता रही है, एकदम पूजा जी आप एकदम सही बता रही है। हम लोग इसके ऊपर एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे, चिंता नहीं करना है सभी लोगों को। और टॉप लेवल का एमसीक्यू रहेगा इतना, यूपीएससी लेवल का एमसीक्यू रहेगा इतना, यूपीएससी लेवल का एमसीक्यू रहेगा, टॉप लेवल, टॉप ऑफ द टेबल। आप खुद कहिएगा फिर बाद में कि सर जी वाकई में जो है जो हम लोग खोज रहे थे वो हमको मिला है, अभी जाके मिला है। जो हम लोग खोज रहे थे हम लोगों को अभी जाके वो प्राप्त हुआ है, वो अभी जाके हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आप कहिएगा, मैं नहीं कहूँगा, ये केवल आप कहेंगे, केवल आप कहेंगे। ठीक है, चल सामुदायिक और वन संरक्षण, आइए देखते हैं इसको हम लोग। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश के कुछ मानवीय प्रजातियों का आवास भी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समय के अनुसार सरकारी और अर्ध सरकारियों के साथ मिलकर अपना आवास स्थल को संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी दीर्घकाल में उनका जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में के गांवों में लोग जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ पे खनन कार्य बंद करने वाने के लिए संघर्ष रहते हैं। कई क्षेत्रों में लोग जो है स्वयं को जीव आवासों की रक्षा
कर रहे हैं, सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोंडे डकाव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम का हैं और जो कि शिकार वर्जित करते हैं, बाहरी लोगों को घुसपैठ यहाँ पे आने देने पे भी मना कर देते हैं, बाहरी लोगों को आना जाना और यहाँ पे रहने के पे भी मना ही कर देते हैं। तो आइए यहाँ पे भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। अब इसमें जो 1-2-3 चीज़ें थी, अब जैसे कि राजस्थान में बड़े पैमाने पर माइनिंग के खिलाफ संघर्ष लोग कर रहे हैं। अब जैसे कि अभी आपको अरावली का नाम सुने थे कि नहीं? अभी अरावली का नाम आप सुने थे? अरावली पे अभी न्यूज़ आई थी, अरावली पे न्यूज़ आई थी कि याद रख लीजिए 100 मीटर से नीचे की जितनी भी पहाड़ियाँ होंगी, 100 मीटर से नीचे की जितनी भी पहाड़ियाँ होंगी, उनको अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, और वहाँ पे खनन किया जाएगा। लोगों ने विरोध किया, आखिर में चल के सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उसको जो है माइनिंग पे रोक लगा दी, वरना जो भी जैव विविधता वहां भी बची हुई है ना, वो भी सर्वनाश हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप देखोगे भैरों देव डकाव सेंचुरी अलवर राजस्थान में देखने को मिलेगा। 5 गांवों मिलाकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि को अपने सेंचुरी घोषित किया है और सरकार और कोई हस्तक्षेप नहीं है। शिकार पूरी तरह से वर्जित है। बाहरी घुसपैठ से खुद की सुरक्षा ये लोग स्वयं करते हैं। ठीक, अब जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये कुछ स्थान दिखाते हैं, सांस्कृतिक दर्शन और पवित्र यातना, पेड़ों से झुरमुट। अब जैसे कि मान लो मुंडा और संथाल जो छोटा नागपुर में रहने वाले जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं, महुआ और कदम्ब की क्या करते हैं दोस्तों, पूजा करते हैं, इसलिए इसके संरक्षण की आवश्यकता है, काटने नहीं देते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां जो है इमली और आम विवाह के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं, इसलिए इसके संरक्षण की आवश्यकता मानते हैं। राजस्थान में बिश्नोई समाज जो है क्या है दोस्तों, हिरन और नीलगाय के संरक्षण की बातचीत करता है और अपना काले हिरन और नीलगाय और मोरों को परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसलिए इसके ऊपर शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। इसलिए शिकार का ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। कई बार हुआ क्या है, चिपको आंदोलन आप सुन लोगे, सुंदरलाल बहुगुणा जो इसमें आपको नाम सुने होंगे कि चिपको आंदोलन कब होता है, बताइए चिपको आंदोलन कब होता है? आपको बता देता हूँ, चिपको आंदोलन में कई लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों के चिपक गए, उनको जो है ना तो पेड़ों के साथ काट दिया गया, पेड़ों के साथ काट दिया गया। सोचो कितने निर्दयी पापी टाइप के लोग होंगे जिन्होंने लोगों को पेड़ों के साथ काट दिया, लोगों को पेड़ों के साथ काट दिया। ठीक है, उत्तराखंड में जानते हो ना। हाँ, ये कई बार पूछा भी जाता है इतना। ये होता कब है दोस्तों? 1973 में होता है। ये कब होता है? ये जो चिपको मूवमेंट, पेड़ों से चिपक कर अंधाधुंध कटाई का सफल विरोध करना, मतलब पेड़ों से चिपक कर अंधाधुंध कटाई का सफल विरोध लोगों ने किया और कई लोगों को तो पेड़ों के साथ काट दिया गया। जो चिपको मूवमेंट है ना, चिपको आंदोलन जो है ना उत्तराखंड में चला था और कब 1973 में चला था, 1973 में चला था। ठीक है, अब जैसे कि बीज बचाओ नवजात्या टिहरी, रासायनिक खादों और हाइब्रिड बीजों के बिना पारंपरिक कृषि करने पर भी लोगों ने जोर दिया है। लोगों ने इसका खुल के विरोध किया, लेकिन क्या करेगा? देखो सरकार कहीं ना कहीं तो जो होता क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं तो मेरे भाई, कहीं ना कहीं तो हस्तक्षेप लोग कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं तो लोग हस्तक्षेप कर ही देते हैं और याद रख लीजिएगा उसका जो नुकसान है पूरे के पूरी पृथ्वी जगत को भोगना पड़ता है। अब इस चैप्टर में क्या क्या काम का है, जैसे कि 1972 में एक एक्ट आता है पूर्ण रोक पर लगाने के लिए, जो है रख लीजिएगा 1972 का अधिनियम आता है जो आवास के संरक्षण पर रोक लगाने के लिए लाया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है, जिसमें होता क्या 55,000 टाइगर रहते हैं और मारते लोग इतना कम कर देते हैं कि 1827 टाइगर ही बच जाते हैं और 6 प्रमुख टाइगर रिजर्व भी थे। 1980 से 91 के दौरान कीट और 6 पौधों को सुरक्षा करने की बातचीत कही गई। अब ये आप देख सकते हो, आप यहाँ पे मध्य प्रदेश में लगभग इतना 50% इतना लगभग देखोगे ऐसे आरक्षित रिजर्व जो है 50% और मध्य प्रदेश में कितना है दोस्तों 75% के आसपास है, 75% के आसपास है। चिपको मूवमेंट कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में चला था, जिसमें जो है लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों के साथ चिपक गए और उनको क्या है पेड़ों के साथ काट दिया गया। अब सरिस्का माइनिंग राजस्थान में जो है, यहाँ पे माइनिंग का लोग विरोध करते हैं और अभी भी क्या करते हैं उसको बचाने का प्रयत्न अरावली को कर रहे हैं। अभी भी अरावली को ये लोग बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पूरी तरीके से जारी रखे हुए हैं। अब आइए इस चैप्टर से हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। चैप्टर से हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बताइएगा सभी लोग। इसी चैप्टर से हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, बताइए
अंतर्राष्ट्रीय चलिए शुरू करें। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी निम्नलिखित में से किसे रखा जाता है? ठीक है, जिनकी आबादी समान स्तर पर जैसे चीड़ और मवेशी नहीं, ठीक है, जिनकी आबादी बहुत कम हो या फिर नकारात्मक और जारी हो और संकट में आ सकती है नहीं, जो केवल विशेष भौगोलिक क्षेत्रफल में ही पाई जाती है नहीं, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के और वास्तविक रखरखाव जैसे काला हिरण और गेंडा, बिल्कुल इतना, काला हिरण और गेंडा। अच्छा, काला हिरण केस में शाहरुख जो है सलमान खान भी फंसे थे, फंसे के नहीं फंसे थे बताइए? काला हिरण केस में सलमान खान फंसे थे कि नहीं फंसे थे? कौन कौन जानता है कि काला हिरण केस में जो सलमान खान फंसे थे? पता है ना कि काला हिरण केस में कौन है? सलमान खान फंसे थे। कितने लोगों को पता है कि काला हिरण केस में अभी भी सलमान खान के ऊपर जो है बिश्नोई समाज जो है अभी भी जो है क्या हुआ है दोस्तों, उनके पीछे पड़ा हुआ, अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ है, और सब चाहते हैं कि सलमान खान मर जाए। सब चाहते हैं सलमान खान मर जाए, सलमान खान मर जाए, सलमान खान मर जाए, सब कोई चाहता है वहाँ, पूरा बिश्नोई समाज ये चाहता है, ठीक है, पूरा बिश्नोई समाज ये चाहता है, इतना पूरा बिश्नोई समाज चाहता है, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग को पता भी होगा, मुझे नहीं लगता है कि मुझे बार बार आपको बताने की आवश्यकता होगी, आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग अच्छे से इसके बारे में सुने भी होंगे और जानते भी होंगे। सुमेध प्रजातियां वनरेबल स्पीसीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी आबादी घट गई है कि निकट भविष्य में इनको संकटग्रस्त संकटापन्न श्रेणी में जाने की पूरी संभावना है। इसके अंतर्गत कौन सी प्रजाति आती है? इसके अंतर्गत कौन सी प्रजाति आती है? इसके अंतर्गत कौन सी प्रजाति? बताइए। उषा कुमारी जी क्लास 10th यातना हम लोग क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी क्लास 10th यातना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पेड बैचेस को यूट्यूब पे करा रहे हैं, और अगर ये पेड बैचेस आप लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में ऐप पे अवेलेबल है, आप चाहे तो बाय कर लो। ये हो जाएगा गंगा नदी डॉल्फिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा नदी, ना सी नहीं होगा भाई, ये होगा गुलाबी सिर वाला जो है बत्तख नहीं होगा, अंडमान टील नहीं होगा, हिमालयन ब्राउन भालू नहीं होगा, ये गैंगेटिक डॉल्फिन हो जाएगा, गैंगेटिक डॉल्फिन हो जाएगा। और इतना डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आता है बताइए? प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आता है? सभी लोग ये पूछा जाता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब की जाती है बताइए? क्योंकि ये भी है एक तरीके से विलुप्त हो रही है, एक भी एक तरीके से विलुप्त हो रही है। तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए 15 अगस्त 2020 को क्या होता है दोस्तों? प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया जाता है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया जाता है। ये हमसे पेपर में कई मरतबा पूछा गया और हो सकता है यहाँ पे भी आपसे पूछ लिया जाए, तो रख लीजिएगा ये 15 अगस्त इतना आने वाला है। हालांकि 15 अगस्त 2020 को जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया जाता है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया जाता है। अगर 1992 में अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है। अगर 1973 की अगर बात करूँ तो प्रोजेक्ट टाइगर आता है, प्रोजेक्ट टाइगर आता है, प्रोजेक्ट टाइगर आता है, प्रोजेक्ट टाइगर आता है। इसी 1973 में ही आप देखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। चिपको जो आंदोलन होता है, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट याद है, चिपको मूवमेंट की शुरुआत होती 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 है। ठीक है, तो आइए बताइए सभी लोग इसके बारे में कमेंट करते हुए आंसर सभी लोग बताइएगा, कमेंट करते हुए प्लीज आंसर सभी लोग बताएंगे। स्थानिक प्रजाति की मुख्य रूप से किस विशेषताएं से पहचानी जाती है? पूरी दुनिया में सर्वत्र समान रूप से पाई जाने वाली प्रजाति पर नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। ऐसी प्रजाति जो पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है, ऐसा नहीं, उसको तो क्या होगा, विलुप्त प्राय बोल देंगे ना, ये थोड़े होगा। केवल मानव बस्तियों के पास पाई जाने वाली प्रजाति, घरेलू प्रजाति नहीं, एकदम गलत बात है। प्राकृतिक या भौगोलिक अवरोधों के कारण जो है केवल या इतना केवल विशेष क्षेत्रों तक सीमित रहने वाली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है, ऑटोमेटिक आंसर निकलते आएगा, ऑटोमेटिक आंसर निकलते हुए आ जाएगा। ठीक, चलो
ठीक है, ये जो लेवल करवा रहे हैं ना मुन्ना, यार नहीं, ये लेवल तुमको मिलेगा है नहीं, याद रख लेना, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बड़े पैमाने पर वनों के विनाश का हाथ सबसे प्रमुख प्रत्यक्ष आर्थिक कारण कौन सा है, बताइए। अब जैसे कि आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्रता के बाद क्या है दोस्तों, पानी के संरक्षण की बात आई। अब पानी के संरक्षण की बात आई तो बहुत बड़े पैमाने पर गांव के गांव तबाह किए गए, गांव के गांव जो है काटे गए, वहां के पेड़ पौधे काटे गए, बांध बनाए गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वनों का बहुत तेजी से ह्रास हुआ, बहुत तेजी से हाथ हुआ। तो इनमें से मुझे अगर सेलेक्ट करना होगा ना, तो नदी घाटी परियोजनाओं के बड़े बांधों का निर्माण, कई गांव 40-40, 50-50 गांव उड़ा दिया जाते हैं, याद रख लो, 40-40, 50-50 गांव उड़ा दिए जाते हैं, और इतना बड़ी आबादी को वहां से जाना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसी के कारण क्या हुआ है, सबसे प्रमुख, याद रख लीजिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात बड़े पैमाने पर वनों के विनाश का, ह्रास का सबसे प्रमुख कारण क्या है, नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, और बड़े बांधों का निर्माण, नदी घाटी परियोजनाएं और बड़े बांधों का निर्माण है। देखो ये जरूरी भी था, एक तरीके से जरूरी भी था। अगर मान लो बांध नहीं बनता तो हो सकता है पानी का संरक्षण ना हो पाता, बांध नहीं बनता तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाता, बांध नहीं बनता तो याद रख लीजिएगा जो है वर्षा का पानी नहीं लोगों को मिल पाता। तो फायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ। हम लोगों ने फायदे के बारे में तो सोच लिया था लेकिन नुकसान के बारे में नहीं सोचा था। अब जो है पर्यावरण अपना कहर ढा रहा है तो हम लोगों को नुकसान याद आ रहा है। अब जब पर्यावरण अपना कहर ढा रहा है तो हम लोगों को नुकसान याद आ रहा है। पहले तो नुकसान याद आता ही नहीं था, अब हम लोगों को नुकसान भी याद आ रहा है। भारत में आरक्षित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए। इन पर स्थानीय समुदायों का पूर्ण अधिकार होता है, पहला। दूसरा, यह वन का वह भाग है जो सबसे अधिक मूल्यवान है और यहाँ वनों और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु पूर्णता प्रतिबंध होते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है, यानी कि बी होगा, इसका आंसर बी होगा। चलो, विश्व प्रसिद्ध वन संरक्षण अधिनियम अभियान प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई, बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई? अभी हमने आपको कम से कम, हमको लगता है कि 50 से 60, 5 से 6 बार और 6 से 7 बार आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया है। 5 से 6 बार मैंने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया है, तो ये बिल्कुल भी मत कहना कि नहीं हमने बताया है, नहीं हमने बताया है। ये बिल्कुल भी आप कह नहीं सकते हैं कि सर जी आपने इस चैप्टर के बारे में और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में इस चैप्टर में नहीं बताया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में और वन संरक्षण अधिनियम के बारे में हमने आपको चर्चा की है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, इतना प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, सभी के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है, सभी के ऊपर चर्चा की है। तो 5वें का आंसर, हर का आंसर बी नहीं होता है, याद रख लेना। तो विश्व प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण अभियान प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? तो 1973 में की गई थी, 1973 में की गई थी। बी नहीं होगा, प्रोजेक्ट टाइगर बोला, ये प्रोजेक्ट टाइगर आता कब? 1973 में आता है, 1973 में आता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है? 1973 में आता है, 1973 में आता है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है? 1973 में आता है, 1973 में आता है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप कि बाघों की घटती आबादी को बचाने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की जाती है और इसके संरक्षण के ऊपर जोर दिया जाता है। भारत में अभी वर्तमान समय में कितने टाइगर रिजर्व हैं? अगर वर्तमान समय आप देखोगे कि वर्तमान में याद रख लीजिएगा, भारत में 58 टाइगर रिजर्व है, 58 टाइगर रिजर्व। 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो क्या है दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, अब पूछ सकता है कि सर जी बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है? क्योंकि हम लोग पढ़ तो रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मेनली, ठीक है। तो पूछे कि बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है? एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। टाइगर की आबादी 54 है, ठीक है। टाइगर की आबादी कितनी है? 54 है, याद रख लीजिएगा। टाइगर की आबादी कितनी है? 54 है। बात समझ में आई? अरे बेवकूफ, ठीक है, चुपचाप से पढ़ लो, ठीक है। कंप्लेंट करना है तो बाद में कर लेना ना। ये बेवकूफ यहाँ पे पढ़ने थोड़े है, कानून करने आया है, ठीक है। कानून करने आया है, यहाँ पे कानून करने आया है। ये बेवकूफ को पढ़ना चाहिए तो हमारी को ज्ञान दे रहा है, ठीक है। नहीं पढ़ ले मुन्ना, तुम जीवन भर कंप्लेन करते रह जाओगे, चाओ। भारत में वन्य जीव के आवासों की सुरक्षा और देशव्यापी संरक्षण प्रजातियों की सूची तैयार करने हेतु भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था यार, कब लागू किया गया था बताइए।
जस्ट प्रोजेक्ट टाइगर के एक साल पहले, प्रोजेक्ट टाइगर के जस्ट एक साल पहले इसको लागू किया गया था, याद रख लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं मणिक कुमार जी, क्या है दोस्तों मणिक कुमार जी, क्या गुड नाइट सर जी, इतना जल्दी गुड नाइट, ठीक है, पढ़ना लिखना नहीं है, ठीक है, ठीक है, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, हमारा क्या जाता है, ठीक है, बिल्कुल 1972 हो जाएगा, 1972 हो जाएगा, ठीक है। चलो, भारत के किस राज्य में स्थायी वनों को आरक्षित वनों की कुल योग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य में स्थायी वनों और आरक्षित संरक्षित वनों का कुल क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिमालय में स्थित जो है दोस्तों चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए सब लोग, ठीक है। ये चिपको मूवमेंट होता कब है दोस्तों? तो 1973 में होता है, 1973 में होता है, याद रख लीजिएगा। जल और विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को रोकना नहीं, खनिज उत्खनन और पूर्ण राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना नहीं, कृषि पद्धतियों और रासायनिक उर्वरकों को उपयोग बंद करना नहीं, इसका आंसर बी हो जाएगा। वनों की कटाई के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध, लोगों को पेड़ों के साथ काट दिया गया, तो लोगों को पेड़ों के साथ काट दिया गया, तो लोगों को पेड़ों के साथ काट दिया गया। तो सोचो कितने निर्दयता के साथ कितनी बर्बरता के साथ इन्होंने ये काम किया था, कितनी बर्बरता के साथ इन्होंने ये काम किया था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम औपचारिक रूप से प्रस्ताव सबसे पहले किस राज्य द्वारा 1988 में पारित किया गया? बताइए किस राज्य द्वारा 1988 में पारित किया गया? हाउ मेनी ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस डू यू हैव? पता नहीं, हम तो पहली बार आज पढ़ाने आए हैं, पहली बार हम पढ़ाने आए, आज तक को हम पहली बार पढ़े ही नहीं है, ठीक है, पढ़े ही नहीं है। संजोग सिखा दो मुन्ना, ठीक है, सिखा दो मुन्ना, चुपचाप से पढ़ लो। अभी क्लास में होता है ना दो पटाखा निकल के फेंका ही जाते, इन्हें ना चुपचाप से पढ़े तो ज्ञान देने आ गए 2-3 लोग जबरदस्ती का, ठीक। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यत्न कार्यक्रम औपचारिक रूप से सबसे पहले किस राज्य द्वारा 1988 में पारित किया गया था? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। ये आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा, इसकी कैपिटल आपको पता ही है भुवनेश्वर है, यत्ना इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। यहाँ पे 2-3 तो नेशनल पार्क है, जैसे मान लो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भितरकनिका यत्ना भितरकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पे, और एक नेशनल पार्क है, और एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। यहीं पे आपको चिल्का लेक भी देखने को मिलेगा, चिल्का लेक भी आपको देखने को मिलेगा, जो भारत का पहला रामसर साइट बना था। भारत का क्या बना था दोस्तों? प्रथम रामसर साइट बना था, प्रथम रामसर साइट बना था, प्रथम रामसर साइट बना था। और यहीं पे आप देखोगे हीराकुंड जलाशय पाया जाता है, हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध पाया जाता है। और ये टीआरई में पूछा था, और किस पे बना हुआ है दोस्तों? महानदी पे बना हुआ है। किस पे? महानदी पे बना हुआ है। किस पे? ये महानदी पे बना हुआ है, ये महानदी पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक। चलिए, देयर इज नो वॉइस, हेलो, एक बार देखिएगा तो वॉइस नहीं आ रही है क्या? एक बार चेक करना तो वॉइस नहीं आ रही क्या? एक बार मोबाइल में हम ऑन करते हैं, यहां से तो सही है। हेलो, एक सेकेंड रुक जाना। आवाज नहीं आ रही है, बताइए तो जरा। सही है, यहाँ पे आवाज सही है, कोई जानबूझ के क्लास को डिस्टर्ब करने आया? छोड़ो भाई, छोड़ दो, वो भगवान उसका भला करे, ठीक है, भगवान उसका भला करे, ठीक है, भगवान उसका भला करे। चलो, उड़ीसा हो गया ना? कहाँ? टिहरी क्षेत्र में किसानों और नागरिकों द्वारा चलाया गया बीज बचाओ आंदोलन मुख्य रूप से किस बात पर की पुष्टि करता है? अब यहाँ पे टिहरी क्षेत्र में जो है बीज बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑर्गेनिक फार्मिंग, रासायनिक उर्वरकों के बिना विविध फसल का उत्पादन आर्थिक रूप से संभव हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है वो कौन बना है मेरे भाई? वो कौन बना? ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है, भारत का प्रथम राज्य जो बन गया है वो कौन बना है दोस्तों? ये बना है सिक्किम। ये कौन बन गया है? सिक्किम बन गया है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत में करता है। केवल सिक्किम पहला ऐसा राज्य है। कोई जानबूझ के
आई वर नॉट कमिंग वाइल, थोड़ा देर पहले नहीं आ रहा, हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ से सब कुछ ठीक है, साउंड में यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास ग्रामीण खनन की गतिविधियों का विरोध करने के लिए किस कानून का सहारा लिया गया था? ठीक है, किस कानून का सहारा लिया गया था? ये बहुत शानदार प्रश्न है, ये बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत जानदार प्रश्न बनाया जाता है, बहुत जानदार प्रश्न बनाया, मजा आ गया था प्रश्न देख के। करें बताइए, देखो क्यों मास्टर करंट अफेयर्स भी पढ़ाता है। ठीक है इतना मास्टर करंट अफेयर्स भी पढ़ाता है, तो करंट की जितनी भी चीजें रहेंगी इसमें ऐड करते हुए हम लोग चलेंगे, ऐड करते हुए हम लोग चलेंगे इतना। बाकी लोग आपको ऐड करते हुए नहीं चलेंगे, लेकिन हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे, ऐड करते हुए चलेंगे। बताइए फिलहाल इसका आंसर, जबकि हमने आपको बोला है 3 डायमेंशनल बैच है, ये 3 डायमेंशनल बैच है, ये 3 डायमेंशनल बैच है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसके ऊपर एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, एआई के माध्यम से भी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा, देखते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर की भी हम लोग देख लेते हैं क्षमताएं कि कहाँ से क्वेश्चन बनाता है वो, एग्जामिनर की भी क्षमताओं को भी हम लोग देख लेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन वो बनाता है। अरे भाई ये वही था, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 था, 1972 था। ठीक है 1972 था। चलो चलो, भारत के संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रहता, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रहता, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत कुल वन भूमि में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा आता है? ठीक है, मतलब कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा आता है? तो कितना आता है दोस्तों? 1/3, लगभग 1/3, लगभग 1/3 हिस्सा, लगभग 1/3 हिस्सा याद रख लीजिए। लेकिन अभी इससे भी कम है, लगी अभी भी है जो है ना, इससे भी कम है, अभी इससे भी कम है, अभी इससे भी कम है, अभी 1/3 से भी कम है, अभी 1/3 से भी कम हो जाएगा, आपका 1/3 से भी अभी कम हो जाएगा। ठीक, चलो जैव विविधता के संरक्षण के हमारे जीवन के लिए क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है? पहला, यह वायु, जल, मृदा जैसे जीवन सहायक तंत्रों और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखता है। ये बात सही है, ये बात सही है, यानी कि 14 का आंसर ए हो जाएगा। मुझे दूसरा खोजना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे सही चुनना था, मुझे सही चुनना था। ठीक, अत्यंत महत्वपूर्ण है, सही चुनना था, तो याद रखिएगा ए हो जाएगा। अवर्गीकृत वन किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं? 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 देखो यहाँ पे आप आ जाइएगा और थोड़ा सा यहाँ पे आप आ जाइएगा। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में और गुजरात के कुछ भागों में पाए जाते हैं इतना। ये उत्तर पूर्वी राज्य हो जाएगा, ये गुजरात के कुछ भागों में ही पाए जाते हैं केवल। ठीक, चलिए 16 नंबर पे आते हैं। भारतीय वन संरक्षण रिकॉर्ड के अनुसार देश की कुल वन्य जीव वन वनस्पतियों और स्तनधारियों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा खतरे की सूची में है? तो लगभग 10% जो हिस्सा है ना, 10 से 20% हिस्सा जो है ना, वो खतरे की सूची के अंतर्गत शामिल है, खतरे की सूची के अंतर्गत शामिल है। मैं ये आपको पीडीएफ भी प्रदान कर दूंगा पेड बैचेस वालों को, आप लोग वहां से इसको रीड भी कर लीजिएगा। ठीक है, अपने से भी। पश्चिम बंगाल में स्थित बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये बुक्सा है ना, बुक्सा टाइगर रिजर्व में गंभीर खतरे में पड़ने का, ठीक है, प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या रहा है? ठीक है, क्या रहा है बताइए, क्या रहा है, क्या रहा है? सभी लोग बताइएगा क्या रहा है। डेलोमाइन खनन क्या हो जाएगा? डेलोमाइन खनन हो जाएगा, डेलोमाइन खनन हो जाएगा। इससे हमको एक चीज और भी पता चलता है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। 1 नंबर वाला प्रश्न है, 1 नंबर वाला प्रश्न है, 1 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक, चलो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस दशक में कीटों, तितलियों, भृगों और पौधों की प्रजातियों को भी संरक्षण सूची में शामिल किया गया? किस समय किया गया बताइए, किस समय किया गया? तो इतना कब किया गया मेरे भाई? 1980 में, या 1980 से 91 में के संशोधन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल वन भूमि का कितना प्रतिशत से अधिक हिस्सा आरक्षित रिजर्व या आरक्षित वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आरक्षित वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो लगभग 50%। लगभग कितना हो जाएगा? 50% से अधिक, 50% से अधिक, 50% से अधिक हो जाएगा, 50% से अधिक हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाला हिमालय यव पौधों चर्चा में क्यों रहा? इसकी छाल से
टैक्सोल नामक रसायन निकलता है जो कैंसर के इलाज के लिए प्रभावी है, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें जो हम 3 चीज़ें आपको पेड बैचेस में प्रदान कर देंगे, ये जो है आपको 20 क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन के साथ ये प्रदान कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो पीडीएफ है आपको जो है ये एआई वाला पीडीएफ ये प्रदान कर देंगे, ओरिजिनल बुक वाला पीडीएफ ये तीनों प्रदान कर देंगे आपको पेड बैचेस में। जितने भी पेड बैच वाले छात्र हैं उनको ये मिल जाएगा, ठीक है, उनको ये मिल जाएगा। इसको हम सेव कर देते हैं, ये पेड बैचेस में मैं आपको डाल दूंगा, पेड बैचेस में आपको डाल दूंगा। जितने भी पेड बैच वाले छात्र हैं उनको मैं वीडियो के साथ ये उपलब्ध करवा दूंगा, वीडियो के साथ ये उपलब्ध मैं करवा दूंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करिएगा। क्या है दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास यत्ना क्लास 10th यत्ना क्लास 10th यत्ना क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। इसको हम पेड बैचेस में भी डाल देंगे, ठीक। चलिए, माई आइज गॉट डैमेज, ठीक है, तो फिर आप पीडीएफ ले लीजिएगा और क्या, ठीक। और जितने भी लोग बैचेस को लेना चाहते हैं ले लीजिए, मात्र 99 रुपीज़ में ये बैच है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखी गई इसकी, ठीक। देखो कितना मेहनत लग रहा है पढ़ाने में।